नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार ईडी के अधिकारी लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, लेकिन बदले में उन अधिकारियों को लोगों के हमले का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खली गांव में ईडी की एक टीम पर आज सुबह हमला किया गया। हमलावरों ने टीम के वाहनों की भी तोड़फोड़ की और इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को खदेड़ दिया गया। हमला उस दौरान हुआ जब टीम राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और बोनगांव के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आध्या के बोनगांव स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी और ईडी के अधिकारी के मुताबिक 200 लोगों की भीड़ ने अचानक टीम को घेरकर हमला किया। हमारे वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। अधिकारी के मुताबिक रेड मारने पहुंची टीम में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद रहे। भीड़ ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। हालांकि टीएमसी नेता एसके शाहजहां के गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें आपको कि ईडी ने कथित राशन घोटाले मामले में 26 अक्टूबर 2023 को ममता सरकार के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की थी और इसके बाद 27 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल ज्योतिप्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। ज्योतिप्रिय की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने इसी मामले में चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था और 2004 में एक चावल मिल मालिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले रहमान ने अगले 2 वर्षों में 3 और कंपनियां खड़ी कर ली थी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक रहमान ने कथित तौर पर कई सारी शेल कंपनियां बनाई और पैसे भी निकाले। 23 जुलाई 2022 को ईडी ने कोलकाता के सरकारी आवास से पार्थ बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और पार्थ पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया था। पार्थ की करीबी अर्पिता के 2 फ्लैट पर 23 जुलाई और 28 जुलाई को ईडी ने छापेमारी की थी और इस कार्रवाई में उनके फ्लैट से 49 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। फिलहाल दोनों अभी जेल में हैं। तो आज ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी कुछ सामने आई हैं। जरा आपको सुनवाते हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में नेताओं ने क्या कुछ बयान दिए हैं। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने। और जाने के टाइम में वहां पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंग्या वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। जैसा पश्चिम बंगाल का हम लोग जो वातावरण दिखा, अभी ये पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के टाइम में अभी ये फ्यूचर है हम लोगों के लिए। पूरा पश्चिम बंगाल में तो 10 करोड़ जनता है, उसका भी फ्यूचर ऐसे ही है जो हम लोग आज देखा है नॉर्थ 24 परगना में। और ये लोग इतना करप्शन करेंगे और करप्शन के बाद जब इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल आधिकारिक जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएंगे, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए आधिकारिक के ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे ऊपर तो अटैक होते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल काम करते हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन अभी जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये सब चल रहा है। गाड़ी तोड़ दिया, किसी का सर फटा दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख
खून भी हो सकते हैं। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के सांसद लॉकेट चटर्जी को और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को। दोनों नेता ही टीएमसी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि दरअसल ईडी को अपने साथ बड़ी फोर्स लेकर के चलना पड़ेगा, और वो एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। और इतना ही नहीं, ईडी को लेकर के उन्होंने जो कमेंट किया है वो बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि आज तो ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, कल ईडी के अधिकारियों की हत्या भी हो सकती है। ये बड़ा आरोप और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है टीएमसी पर कांग्रेस ने। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से अब टीएमसी को लेकर के हमलावर नजर आ रही है, रोहिंग्याओं का भी इसमें बड़ा हाथ बताया जा रहा है। धर्म भी एक तरफ अब इसमें जोड़ा जा रहा है कि दरअसल इस हमले के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का भी हाथ है। बीजेपी ये भी बड़ा आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे हमले क्यों। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष मिश्रा जी, आपसे जान लेते हैं कि आप इस हमले को किस तरीके से देखते हैं। ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जब छापेमारी करने जाते हैं तो उन पर 1, 2, 3, 4 नहीं, सैकड़ों लोग, 200 से ज्यादा लोग उन पर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ योगेश जी, किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने न कभी किया है न कभी करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये परिस्थिति निर्माण हुई क्यों और हो क्यों रही है। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से अधीर रंजन चौधरी जी ने बताया है कि उनकी हत्या भी की जा सकती थी, लेकिन इसी के साथ साथ में एक चीज और है, लॉकेट चटर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उन्होंने उन्हें चिन्हित कर लिया है। तो इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना जांच एजेंसी का दायरा बढ़ाते हुए लॉकेट चटर्जी को अपने साथ में लेकर एक बार उस जगह पे जाना चाहिए और उन लोगों को चिन्हित करके एक एक लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये लोग हैं, ये पहचान जो है लॉकेट चटर्जी ने कर ली है। तो लॉकेट चटर्जी जी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, एक सांसद हैं, देश उनकी तरफ बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ में देखता है। और प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं, इसके साथ साथ भारत का कोई नागरिक हो या किसी भी दल का सदस्य हो, जैसा कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसके पहले भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने उन पर भी, उनके लोगों पर उन पर भी हमले किए हैं। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि साथ में उनको लेके जाएं और इन्हें पक्ष बनाएं, लॉकेट चटर्जी जी को पक्ष बनाकर उन लोगों को चिन्हित कर सजा दिलाएं और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक चीज योगेश जी और बताना चाहता हूँ, प्रवर्तन निदेशालय जो है उनके अधिकारी भी जरा ये बात समझ लें कि जनता के प्रति उन्होंने जो अपनी विश्वसनीयता आज तक थी वो खो दी है। अगर क्योंकि ये हो इसलिए रहा है कि आरोप लगाकर सिर्फ केंद्र सरकार के माध्यम से लोगों पर छापेमारी करना, मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उन जैसे नेताओं पे अपराध बंद, उनकी फाइलें बंद कर देना, तब वो अपराधी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को ये समझ में आने लगी कि जब चुनाव आता है, चुनाव के दरमियान ही ईडी की छापेमारी विपक्षी दलों पर ही क्यों, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। आशीष जी, हम एक पक्ष आपका मान ले रहे हैं कि ठीक है, जो भ्रष्टाचारी हैं सब पर बिल्कुल एक चश्मे से देखना चाहिए और एक तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सुन लीजिए, आपकी सरकार आएगी, आप ये दावा करते हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए तो अन्य क्या जो भ्रष्टाचारी हैं उनको केवल इस नाम पे छोड़ दिया जाए कि साहब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस भ्रष्टाचारी पर क्यों कार्रवाई हो रही है, इस वजह से छोड़ दिया जाए? योगेश जी, आप मुझे बताइए
सोनिया गांधी जी को 55 दिन का, राहुल गांधी जी को 5-6 दिन लगातार बुला के ईडी ने जांच की। ईडी ने एक स्टेटमेंट दिया बाहर कि जांच में क्या निकल के आया। आपने ये दो उदाहरण दे दिए, आपने ये दो उदाहरण दे दिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, रहमान मलिक का नाम ले लीजिए, इसके पहले जितने भी हम नाम ले लें, वो सारे जो कार्रवाई हुई, जो पैसा, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, रहमान मलिक के यहाँ पे छापे मारने के लिए गए थे, आज कहाँ गए थे? हाँ, और मैं जिनके यहाँ गए मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ईडी ने केंद्र सरकार के इशारों पर अपनी छवि को इस प्रकार बना लिया है। श्रीलंका में जब परिस्थिति खराब हुई तो आपने देखा अधिकारी भी दौड़ा के पीटे गए और नेता भी दौड़ा के पीटे गए। तो ये चीजों को ना ईडी को ये बात समझना होगा, ईडी के अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता को वापस से जनता के बीच किस तरह से प्रस्थापित किया जाए। ठीक है, ये आवश्यक है। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ रहे हैं सेकंड राउंड में आपके पास आएंगे। अश्विनी साई जी, ये कैसे तय हो गया कि रोहिंग्याओं ने ये हमला किया है? आपके नेताओं की तरफ से बयान सामने आने लगे। योगेश जी, इन लोगों ने कैसे तय कर लिया कि वो रोहिंग्या नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात, अभी आशीष जी, क्या अधीर रंजन चौधरी जी या तो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों में एक तो कोई झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई अभी तक आपने अपने अब कहा कि भाई अभी तो हमला हुआ है, आगे हत्या भी हो सकती है। और अधीर रंजन चौधरी जी हमेशा इस बात को बंगाल के लिए उठाते रहते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में ममता दीदी साधु रहती हैं, यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं, उनके पार्टी के लोग ही आखिर, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये एजेंसियां जब जा रही हैं, आपको याद हो गया अनुव्रत मंडल पशु तस्करी मामला, कितने करोड़ रुपए का जो है उसमें केस चल रहा है। पार्थ चटर्जी 100 करोड़ रुपया उनकी महिला मित्र, अब बीच से बोलने की वो तो मैं शांत बैठूंगा योगेश जी। ये नाम कंक्लूड अगर कोई भी नहीं, उन्होंने पार्थ चटर्जी का कहा, उन्होंने उनकी महिला मित्र का कहा, महिला मित्र का नाम अर्पिता है, तो उसमें क्या वो गलत कर रहे हैं? सही तो कह रहे हैं, वो हम अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं बीच में। योगेश जी, हाँ, अगर कोई बीच में बोलेगा, सम्मान में देकर बात करता हूं, कोई सम्मान नहीं लेना चाहता है तो अपमानित करना भी आता है मुझे। दूसरी चीज, पार्थ चटर्जी उनकी महिला मित्र। शाही जी, एक सेकंड जाइए, आशीष जी एक सेकंड जाइए, एक कमेंट आ जाने दीजिए, बातों में उलझ जाएगी, फिर चर्चा हो नहीं पाती है। एक कमेंट आ जाने दीजिए, एक कमेंट आशीष जी, एक कमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा, ठीक है, डिबेट को ओपन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ठीक है, गंभीरता से बात करना है तो आप एक दूसरे को काउंटर कर लीजिएगा, उसके बाद मौका मैं दूंगा, उसके बाद मौका दूंगा। एक कमेंट आ जाने दीजिए। शाही जी बोलिए। विधायक जाकिर हुसैन, ये है 15 करोड़ रुपया बरामद होता है उनके यहां से। पार्थ चटर्जी का और उनका नाम मैंने लिया ही लिया। तीसरा, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, शंकर आध्या जो अभी इस केस में है, ज्योतिप्रिय मलिक वो गिरफ्तार हैं। तो ये सारे लोग क्यों आखिर जो है वहां पर ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, जिसमें कांग्रेस से लेकर तृणमूल तक शामिल है, ये कहती है बार बार कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर उसी संस्थाओं को लेकर जिसके लिए आज ये विरोध कर रहे हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस भेज दिया कि संस्थाएं काम कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं। ये पैसे बरामद हो रहे हैं अगर योगेश जी, तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अभी बीच में बोले तो हमारे दल के लोगों का नाम लिया, मैं गिनती कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक अजय सिंह के घर पे छापा पड़ा। हमारे दूसरे नेता जो है ओम प्रकाश जायसवाल, जौनपुर में छापा पड़ा। झारखंड जमशेदपुर में अमरप्रीत सिंह जो प्रवक्ता है, उनके यहाँ छापा पड़ा। ये भाजपा के लोगों का नाम गिना रहा हूं मैं। प्रियव्रत भारद्वाज 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नन्हेराम पांडे रामपुर में, अनिल गोयल उत्तराखंड में। भाई साहब, हम अब किसी नेता, कोई पार्टी नहीं होती है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति होता है, न पार्टी उसके पीछे है न कुछ है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे तृणमूल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब एजेंसियां नहीं छोड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे नहीं, एजेंसियां काम कर रही हैं, हम रुकावट नहीं डाल रहे हैं कहीं, चाहे वो बीजेपी का हो, तृणमूल का हो। और कहीं भी अगर कोई बता दे योगेश जी कि इतने लोगों की जो पैसे बरामद हुए हैं, इसका मतलब क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है?
आज कहते हैं ना कि संविधान की हत्या हो रही है। ये हमला करना, संवैधानिक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना संविधान की हत्या है, या जो ये लोग चिल्लाते हैं वो संविधान की हत्या है? योगेश भाई, चर्चा में आपके सामने, आप एक मॉडरेटर की भूमिका में है, ये आपको वो करना है, क्योंकि ये लोग तो निष्कर्ष नहीं निकलने देंगे। मैं सीधे पूछ लूंगा, सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनका सीधे, क्योंकि दुहाई तो सभी लोग, विपक्षी दल जितने हैं सभी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, सुमित मेहरोत्रा जी अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़े नहीं है, तब तक आलोक पांडे जी से समझ लेते हैं। आलोक जी, क्या स्थिति नजर आ रही है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, संवैधानिक पीठ पर हमला है, संवैधानिक एजेंसी पर जो हमला हुआ है, उनके अधिकारियों पर, खून से लाल हो गए, लथपथ हो गए, गाड़ियां तोड़ दी गई, और हम संविधान को बचाने निकल रहे हैं। योगेश जी, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर हमला होता है, संविधान पर हमला माना, और वो सरकार पर हमला माना। अब जैसे हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो बड़ा इनोसेंट जवाब था। गिरफ्तारी का अधिकार और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। अब अगर केंद्र सरकार कह रही है कि ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार गिरफ्तार करे, इसका मतलब है कि ये राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि पर हमला हो। अगर कांग्रेस ये मांग करे तो खुद करे, प्रत्यक्ष रूप से मांग करने की जरूरत मुझे समझ में नहीं है। अब रहेगी बात ममता बनर्जी की, उनका बयान सुन रहा था, जीरो टॉलरेंस, जिसके नेता मतलब ममता बनर्जी के दाएं बाएं हाथों के घरों में 50 करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए निकलता हो, और वो क्या, हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। तीसरी बात, ईडी कार्रवाई कर रही हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कम हो रही हो कार्रवाई, और विपक्ष के ज्यादा हो, मैं मान सकता हूं इस आरोप में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्ली अपना बच्चा थोड़ा पोले से ही पकड़ती है, तो ये बात हम कुछ हद तक मान भी लें विपक्ष की, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, वो करप्ट नहीं है? ईडी ने 2-3 महीने पहले अपना डेटा जारी किया था कि हमारा अन्य जगहों पर हमारा सर्वे रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन नेताओं पर हमारा सक्सेस रेट 90% से ऊपर है, 95% है। यानी अगर हम 10 नेताओं को पकड़ते हैं तो 90 से, यानी 9 से 9.5 नेता, हम 100% उनको करप्शन में हम सक्सेस है, तो 90 से 95% उनका सक्सेस रेट है ईडी का भारत के नेताओं पर करप्शन चार्जेस पर काम करने का। तो जब विपक्ष ये कहता है कि केवल साहब हमारे नेताओं को पकड़, अपने नहीं पकड़ रहे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारे भी करप्ट है, आपके भी है, आप अपने वालों को भी छोड़ दो और हमारे वालों को भी छोड़ दो, और जनता को भूखों मरने दो। बंगाल की हालत किसी से छिपी नहीं है, न लॉ एंड ऑर्डर में, न आर्थिक विकास में। और रहेगा बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी से मैं कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करता क्योंकि तो पहले ही कह चुकी है कि अगर ईडी की छापे पड़े तो हम एफआईआर करवाएंगे अन्य नेताओं पर, या घुमा के जो भी उन्होंने बयान दिया था। ये कुछ माह पूर्व का बयान है, 3 से 4 महीने पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ईडी और सीबीआई के छापे नहीं रुके तो फिर हम उन नेताओं के खिलाफ भी या उनके खिलाफ भी एफआईआर करवाएंगे। तो जब संविधान में बैठा एक राज्य का हेड इस तरह का संकेत करता है तो निश्चित बात है फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, ईडी पर हमला। लेकिन बस योगेश जी, एक ही अंतिम बात ये कहना है कि इतना सब होने के बाद, ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर हमला होने के बाद फिर विपक्ष की बात में, ममता बनर्जी की बात में ये लॉजिक नहीं रह जाता कि देश का संविधान खतरे में है। हाँ, अगर देश का संविधान खतरे में है तो फिर ममता बनर्जी से ही खतरे में है। और कांग्रेस में भी बड़ा मतभेद है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ दूसरी बात कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, वही बात, तो उसी को लेकर के शाही जी ने सवाल भी किया था। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है? संविधान को बचाने की बात कही जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर जो लोग बैठे हुए हैं उन पर हमला किया जा रहा है, उनको घायल किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। जी योगेश भाई देखिए, क्या आज मुझे बताइए 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? विपक्ष के नेताओं को उठा करके ईडी और सीबीआई के द्वारा अंदर करना, अपने नेताओं को बचाना, यही तो गेम रह गया है भाजपा का। मुझे आप बताइए, क्राइम करिए, लूट करिए, कुछ भी करिए, भाजपा में आ जाइए, बस हम आपको भाजपा में आ जाइए, आप बच जाएंगे, आप कोई क्रिमिनल नहीं रहेंगे, कोई आपके ऊपर केस नहीं चलेगा, कोई सीबीआई का नहीं चलेगा, कोई ईडी का केस नहीं चलेगा। ये तो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये वॉशिंग मशीन के रूप में भाजपा एक पार्टी बनती चली जा रही है, सब जने देख रहे हैं। ठीक है सुमित जी, अगर बीजेपी ऐसा कर भी रही है, तो आप हिंसक बन जाएंगे?
हिंसक क्या हिंसक? आप अब मुझे इससे बड़ा बताइए। हिंसक क्या हो सकता है? आप जान माल पर खतरा आ जाना, गाड़ियों को तोड़ देना और उसके बाद घायल कर देना, लोगों को खून से लथपथ हो जाना अधिकारियों का, ये क्या कहलाता है? हिंसक नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। नहीं, अधिकारी वहां पे क्या, वो तो पब्लिक से हो रहा होगा, कोई नेता कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। और जिसमें जो भी व्यक्ति अगर दोषी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ये कोई भी नहीं छोड़ दिया जाएगा। हमारे यहाँ छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भाजपा में है प्रावधान कि अपने यहाँ के लोगों को बचाने का काम करते हैं लोग। आप मुझे बताइए, अभी संसद के ऊपर हमला हुआ इतना बड़ा, इनके सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई ईडी कहां गई? सुमित जी, उस पर हमने सवाल किया, हमने उस पर सवाल उठाए थे, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया और उस पर सवाल उठाए थे और आपको सवाल पूछने का मौका भी पूरा दिया था और उस पर मैंने बीजेपी के जवाब भी लिए थे। योगेश भाई और सुनिए, योगेश भाई मुझे आप बताइए, बनारस में 3 लड़के पकड़े जाते हैं आईटी सेल के रेप के, उसमें उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, उस पर भी आपका सवाल जायज है, उस पर आपके उस पर सवाल सारे जायज हैं। मैं सुमित जी इन सवालों को सारे जायज ठहराता हूं कि आपका अधिकार है, आप सवाल पूछिए जहां पर भी गलत हो रहा है, लेकिन सवाल यहां पर आपसे बनता है क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और ये केवल बीजेपी नहीं कह रही है। अधीर रंजन चौधरी जी को भी मैंने सुनवाया, वो कह रहे हैं कि आज तो ये हमला हुआ है, कल को अधिकारियों की हत्या हो सकती है पश्चिम बंगाल में, ये स्थिति है। ये आपके सहयोगी, जो आप इंडिया अलायंस में जो आपके सहयोगी दल हैं, वो उनके नेता कह रहे हैं। देखिए, मैं उनकी बात को नहीं वो करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपनी निजी राय हो सकती है कि वो कह रहे हैं तो उन्हें कहने दीजिए। देखिए, हमें बंगाल के अंदर निजी राय नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, ये कांग्रेस की राय हो गई। वो निजी राय कहीं वो सार्वजनिक कहीं ऐसे किसी एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, इसमें निजी राय उनकी क्या हो सकती है? आप बताइए जरा। योगेश भाई अधीर रंजन चौधरी जी वहां पे अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी के इनके राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस करी? वो उनकी अपनी है। इससे पहले भी उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्द बातें बोली थी तो कांग्रेस ने लताड़ा था। ये पूछ लीजिए कांग्रेस के लोगों से, ऐसा नहीं है। बता दीजिए मुझे कल से आज तक में क्या लताड़ा है? उन्होंने तो कल भी सीधे ममता बनर्जी पे हमला बोला, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से कौन भीख मांग रहा है और वहां पर मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूं, यानी मैं का मतलब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है और वहां पर जीतेगी। वहां पर ममता बनर्जी से, टीएमसी से कोई भीख नहीं मांग रहा। अब बता दीजिए, आप हमारे साथ कांग्रेस के नेता आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए किस बड़े नेता ने अधीर रंजन चौधरी जी को फोन किया और किसने उनकी क्लास लगाई? बता दें आशीष जी। नहीं, ये तो देखिए ये खुद ही बता पाएंगे आशीष भाई। देखिए, मैं फिलहाल इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनके ऊपर क्या क्लास लगी, वो सबको मालूम है कि क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप दीदी के लिए अगर कुछ बोलेंगे, गठबंधन के लोग हैं, सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, भाजपा जो है इस समय गेम कर रही है, वहां पे लड़ाई कराने का उसका मेन है कि बंगाल को हम किसी भी तरीके से हम बंगाल को लेकर के बदनाम करें। ममता दीदी आगे आ रही हैं, उन्हें बदनाम करें, सीबीआई ईडी का डर दिखाएं, तो ये तो सब सारी चीजें होंगी चुनाव से पहले। इसमें घबराने वाली बात नहीं, ना हम घबराएंगे ना हम डरेंगे। देखिए, आप एक बात कह रहे हैं कि हम आशीष मिश्रा जी आपके पास आएंगे। दरअसल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, तो ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे, आपकी राय लेंगे। लेकिन आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम घबराने वाले नहीं, दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हम घबराने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे भ्रष्टाचार को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ईडी के अधिकारियों की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई देश भर के अलग अलग राज्यों में जारी है, लेकिन आज सुबह जब ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पर उन पर हमला कर दिया गया और उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, घायल भी हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष मिश्रा जी, सीधा आपका ही रुख करेंगे, आप काफी देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं और ये भी एक बता दीजिए, क्योंकि टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्लास लगाई जा रही है रंजन साहब को, ऐसा है क्या? मैं इस विषय पे जरूर जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं पिछले विषय पे आ गया। हमने आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आलोक पांडे जी जो राजनीतिक विश्लेषक है, इन लोग से जानने की कोशिश की क्या राहुल जी को और सोनिया जी को जब जांच के लिए ईडी ने बुलाया था, लगातार 5 दिन 7 दिन तक जांच चलने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला? एक, क्या वो पब्लिक डोमेन में आया, जनता के समक्ष आया? और मैंने पहले कह दिया कि हिंसा का समर्थन हम नहीं करते। प्रताप सरनाइक जो शिंदे गुट में महाराष्ट्र से आते हैं, प्रताप सरनाइक के ऊपर जांच चल रही थी। हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर तो पूरी लोग ने बुकलेट ही लॉन्च कर दी थी। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इन सभी लोगों के ऊपर जो जांच चल रही थी, भावना गवली, नारायण राणे, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद या उनके
संयुक्त गठबंधन में शामिल होने के बाद एक बार भी ईडी ने उनको कभी कार्रवाई के लिए बुलाया क्या, जब वो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार में नहीं थे। लगातार एक दिन का भी गैप नहीं होता था, लगातार प्रतिदिन उनके यहाँ पे छापेमारी होती थी, रोज जांच होती थी। लेकिन उसके बाद जब से सम्मिलित हुए हैं, एक बार भी उनके ऊपर कभी छापेमारी नहीं हुई। किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, नारायण राणे को राज्यसभा भेजकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। अब मुझे बताइए कि मन में प्रश्न निर्माण हो या नहीं हो। मैंने पहले ही कहा कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। अब लेकिन क्या, अगर मैं बता रहा हूं, जब आंखों देखी बात है, नहीं, आपके सवालों का जवाब मैं शाहिद जी से जरूर लूंगा, पूछूंगा मैं, लेकिन आप हिंसा का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। आप ही से सवाल है, यहाँ पर सवाल एक और ये उठता है कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बात कही कि आज तो हमला हुआ कल हत्या हो सकती है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने इसलिए कहा है कि अगर आज हमला हुआ है तो कल हत्या होती। कभी कभी आपको पता है, जरूरी नहीं कि बम गोला बारूद चले तभी हत्या हो। कभी कभी तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है? नहीं, ध्वस्त कैसे कह सकते हैं? अगर आपके नेता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। तो अगर 5 लोग 10 लोग के ऊपर 100 या 200 लोगों की भीड़ टूटी होती तो आप खुद ही जानते हैं कि वहां का नजारा हालत क्या होते। निश्चित तौर पर अब वहां पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, पालघर में साधुओं की भी हत्या हुई थी, ठीक है, पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। सवाल यही है, नहीं मिश्रा जी, सवाल यही है कि आपको ये लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी बड़बोलेपन में ये सारी बातें बोल रहे हैं? सवाल यही मैं कर रहा हूं, ये तो जानना चाह रहा हूं। नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, आप कह रहे हैं ध्वस्त नहीं हुई साहब, तो वो बड़बोलेपन कर रहे हैं, वो अति उतावलापन कर रहे हैं, कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं, कुछ भी बयानबाजी दे रहे हैं, वही तो पूछना चाह रहा हूं। योगेश जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी वहां पे आए, निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों का काम होता है कि वो लोकल पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करे। लोकल पुलिस उन्हें सुरक्षा सीआरपीएफ थी साहब, सीआरपीएफ को भगा दिया गया। 2, 4, 10, 15 लोग रहे होंगे, 200 लोग जब टूट पड़ेंगे तो वो लोग बेचारे क्या कर देंगे? फायरिंग तो करना शुरू कर नहीं देंगे, बॉर्डर पे तो तैनात नहीं कि आतंकवादी आ गए। सुन तो लीजिए, जब पीएमओ के कार्यालय से जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति Z+ सुरक्षा लेके घूम सकता है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है, सोचिएगा। मैं गृह मंत्रालय नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल है, लेकिन आप भटका दे रहे हैं ना, उन सवालों को मैं साइजी से लूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी क्षेत्रीय व्यक्ति को ये कैसे पता होगा सामने वाला कौन है? आप या मैं थे क्या वहां पे कि जो ये परिस्थिति को जान सके या बता सके कि वहां पे वास्तव में हुआ क्या और भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया क्यों? और ये जो हुआ है गलत है। मैं तो कह रहा हूं इसका सीधा निष्कर्ष निकल रहा है। लॉकेट चटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्होंने पहचान लिया है, और यहाँ पे एक चीजें नहीं, यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं। इस बात को समझिए आप, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लॉकेट चटर्जी को इसके लिए सम्मानित करना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर हमारी ममता बनर्जी जी को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटना वापस न घटे। ठीक है, सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी से जवाब लेंगे। सुमित जी। योगेश भाई, देखिए, ईडी और सीबीआई ये भाजपा के कार्यालय से चलती है, ना कि पीएमओ से। आप मुझे बताइए, क्या ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के नेताओं के लिए रह गई है? पक्ष के नेताओं के लिए कुछ नहीं रह गया। कर्नाटक के विधायक हैं कि उनके नेताओं के यहाँ किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है? कर्नाटक के अंदर, उसमें योगेश भाई जौनपुर से लेकर रामपुर हर जगह घूमा है। अंदर, अरे वो व्यापारी है, कर्नाटक व्यापारियों ने माल नहीं दिया होगा। जब व्यापारी माल नहीं देंगे तो छापे तो पड़ेंगे। पांडे जी 1 मिनट, मिश्रा जी 1 मिनट। योगेश भाई, देखिए, कर्नाटक के अंदर इनका विधायक चिल्ला के कह रहा है कि अगर मेरे को पार्टी से निकाला गया तो मैं बताऊंगा कि 400 करोड़ का घोटाला जो है वो मैं सबके सामने रखूंगा। तो ये घोटाले के ऊपर अब वो सीबीआई ईडी संज्ञान नहीं ले रही क्या वहां पे? क्यों? ठीक है, वही सवाल आते हैं, वही सवाल आशीष जी ने भी किए थे, सेम सवाल है। 40,000 करोड़। क्या मुझे बताइए कि भाजपा की तरफ से मैं पूछ ले रहा हूँ, मैं पूछ ले रहा हूँ शाही जी के साथ में पूछेगा, जब विपक्ष धीरज साहू का नाम जरूर पूछेगा। अरे मैं सब कुछ कंक्लूड कर दूंगा, सब कुछ कंक्लूड कर दूंगा। शाही जी सुन रहे हैं और सारे सवालों के जवाब आपके देंगे। शाही जी, जब विपक्ष में कोई नेता होता है, हमारे अश्वनी भाई खुश है, हमारे अश्वनी भाई, ठीक है। और सुनिए साई जी, जब विपक्ष में कोई नेता होता है तो चक्की पीसिंग, और जब साथ में आ जाता है
तो सत्ता की मलाई भोगिंग भोगिंग भोगिंग। राष्ट्र की बात अगर हो रही है तो ठीक है, अजित पवार जी के लिए कहा गया था, वो घोटाला उन्होंने किया है और हमने कोई जांच नहीं बंद किया है। लेकिन इन लोगों ने क्यों उनको उप मुख्यमंत्री बनाया? अगर वो पाक साफ नहीं थे तो नहीं बनाना चाहिए। मुकुल राय हमारे दल में थे, उनके ऊपर घोटाले का आरोप था, तो टीएमसी ने क्यों लिया अपने यहाँ? उनको हटा देना चाहिए था कि घोटाले के आरोप है, आप हटिए, आपके खिलाफ आरोप है। तीसरा, उसमें अगर एक और मामला आता है, अरे भाई आप बोल लेने दीजिए मिश्रा जी, क्यों आप इतने आतुर हो जाते हैं? अधीर रंजन चौधरी पार्टी में थोड़ा अधीर मत होइए, थोड़ा सा अब घुमा रहे नहीं तो आपसे यहाँ पर हम नहीं यहाँ पर आपका क्वेश्चनियर हम साल अब देखिए, अब इन्हीं से बुलवा लीजिए। इतने आतुर हो रहे हैं कि ये कूद जाएंगे, स्क्रीन फाड़ देंगे। अभी ये अभी तक नहीं बोल पाए, जब इनका समय था तब तक ये नहीं बोल पाए, और जब मैं जवाब देना शुरू कर रहा हूँ तो ये चलिए 10 सेकंड वो कह रहे हैं। चलिए आशीष जी 10 सेकंड बोल लीजिए, काउंटर। हाँ, कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए 10 सेकंड बोलिए आप। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ 350 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के घर से और उनके कार्यालयों से बरामद हुए। ठीक, मैं डायरेक्ट ऐसा पूछ रहा हूँ, ईडी ने उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया? वो पैसे पर जब धीरज साहू ने कहा कि वो पैसे मेरे हैं, वो जांच में निकल कर क्या आया? और हम तो यही कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोगों के ऊपर अगर हो रहा है ना, अगर छापे पड़ती है तो हम यही कहते हैं, कांग्रेस के ऊपर भी पड़े तो उसको जाहिर करो, भाजपा पे पड़े तो उसे आप सुन लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। देखिए गमले में गोभी जब उगाया गया तो पूरे देश को बताया गया का करोड़ों रुपए का गमले में गोभी उगा रहे हैं और उसका हम टैक्स भर रहे हैं। 2.5 करोड़ की जो पेंटिंग बेची गई एयर इंडिया को, तो बताया गया देश को क्या कि पेंटिंग बेचा गया था और हम कहां से पेंटिंग किसकी खरीद कर बेचे थे। ये देश को बताने का काम क्या कांग्रेस ने 56 साल तक किया था? ये एजेंसियों का काम है। अब एजेंसियों में अगर आप घुसेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये तो भाई आप जा सकते हैं, किसी के न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, तो और संवैधानिक रूप से आप हमला कर रहे हैं। मैं जो जवाब दे रहा था, देखिए विचलन की स्थिति हो जाती है योगेश जी। कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मान लीजिए इनके हम नजरों में मान लेते हैं, इन लोगों की बात हम एक सेकंड के लिए सत्य मान लेते हैं, तो क्या इनके यहाँ जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ये कहना क्या चाहते हैं ये लोग? ये एक बार जरा सा आपको मौका मिले तो पूछ लीजिएगा। वो तो मैंने पूछ लिया, वो पहले ही मैंने पूछ लिया कि अगर मान लीजिए हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी में जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या सामने वाले को भी छोड़ दिया जाए? वो तो मैंने पूछ लिया, छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अब मैंने आपको लाइन से गिनाया, उसके बाद इन्होंने तुरंत घोषित कर दिया वो व्यापारी थे। अरे भाई, आपका जो एक नगर पालिका अध्यक्ष है, शंकर अद्धा नगर पालिका अध्यक्ष है, वो भी तो था। जिले का एक अध्यक्ष जो क्या नाम था इसका, अनुव्रत मंडल, वहां क्या कहते हैं, वीरभूमि जिले का अध्यक्ष, तो छोटा ही तो कार्यकर्ता था। कितने 20,000 गायों के सर बरामद हुए थे 5 सालों में, जिसके आरोप है उसके ऊपर। तो ये छोटे कार्यकर्ता है, व्यापारी नहीं है ये लोग। और मैंने जिसका नाम बताया, मैंने कहा अजय सिंह विधायक, मैंने उनका नाम लिया। मैंने नगर मंत्री अनिल गोयल जो मेयर के प्रत्याशी वहां पर जो है उनका नाम उसमें था, वो उत्तराखंड से, झारखंड से प्रदेश के प्रवक्ता, मैंने सबका नाम बताया। और ये कह रहे हैं व्यापारी से पैसे नहीं दिए। तो ये आरोप कुठाराघात न करें। अधीर रंजन चौधरी जी वहां के कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, जरा इस पर बात कर लें कि अधीर रंजन चौधरी जी सत्य बोल रहे हैं या यहां बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती आई है और उसका कोई जवाब नहीं मिला। टीएमसी के प्रवक्ता सुमित जी हमारे भाई हैं, मित्र हैं हमारे, ये एक बार बता दें कि वहां ममता बनर्जी जी ने कानून व्यवस्था पर क्या काम किया है। जब वो धरने पर बैठ जाती है सीबीआई दफ्तर के सामने कि अब ऐसी घटनाएं न घटें, सीबीआई दफ्तर के सामने वो धरने पर बैठ जाती हैं, डीजीपी धरने पर बैठ जाता है। अब बताइए, सीबीआई अफसर को, सीबीआई के अधिकारी को रातों रात छुट्टी पे जबरन भेज दिया जाता है। बोलो जबरन छुट्टी पे भेज दिया जाता है। वो बोलता है मैं स्वस्थ हूँ, बोलता नहीं तुम छुट्टी पे जाओ। अरे बोलता लेकिन काहे जाऊं, बोलता नहीं तुम छुट्टी पे जाओ। क्यों भाई? और बार बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, क्यों भैया? और हमने कहा ना, आप जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी करो। हम, और आपने जो सवाल पूछा ना अश्विनी भाई, कि आपके पास रहते हैं तो आप ऐसा कहते हो और हमारे पास आने के बाद ऐसा कहते हो,
हम तो भैया यही कहते हैं ना, झूठे बदनाम किसी को मत करो, न इधर वाले को करो न उधर वाले को करो, और जो आरोपी है उनको सूली पे चढ़ा दो। अरे फिर ये निकल रहा है जो वो कहाँ से निकलेगा, जो माल निकल रहा है आशीष जी, ये जो माल निकल के आ रहा है करोड़ों करोड़ रुपए, ये कहाँ से निकल करके आ गया, सवाल यह उठ रहा है। 1,10,000 करोड़ की बरामदगी हुई है योगेश भाई। हाँ अरे वो वही मैं पूछ रहा हूँ। आलोक जी समझ लेते हैं। आलोक पांडे जी बिल्कुल समर्थन। आपका आखिरी कमेंट। नहीं, मेरा तो अपना मानना है, देखिए जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई का मुंह जो है विपक्ष की तरफ है, कभी कभी न्यूट्रली देखो तो लगता है कि नहीं है। अच्छा, लेकिन बस ये है कि जो विपक्ष की मुंह तरफ थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है, तो क्या ये ईमानदार लोगों को पकड़ रहा है, बस ये बात है। हम जनता जो कहते हैं कि जब तुम सत्ता में आना सारे बीजेपी वालों को जेल भेज देना, अभी बीजेपी तुम्हारे वालों को भेज रही, 50-50 काम दोनों का, तो हमारा काम बन जाएगा, सारे जो गड़बड़वार सब जेल चले जाएंगे। तो अभी कांग्रेस वाले और ममता बनर्जी वाले पहले जेल जाए, जब ये विपक्ष सुन आएंगे तो इनको जेल भेज देना, बात बराबर। तब ये चिल्लाएंगे कि हमको क्यों जेल भेज रहे हो, लेकिन जनता का भला हो जाएगा। तो विपक्ष से हमारा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि अभी आप ये ना कहें कि इनको नहीं भेज रहे, इससे जनता आपके ऊपर अविश्वास करेगी। आप ये कहें कि कहना अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भैया हमारे, मैंने एक बार बता दीजिए कि मैंने कहा हो कि हमारे नेताओं को या हमारे सहयोगी नेताओं को मत भेजो। आलोक जी घुमा भी कहा जाता है राजनीति में, आप नेता और हम नेताओं का विश्लेषण करते हैं। यही राजनीतिक स्तर को सुधारने की जरूरत है आलोक जी। हम कहते हैं किसी को बदनाम मत करो। आप पब्लिक को समझाओ। मुझे बताइए, मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हो। आलोक जी आप राजनीतिक विश्लेषक हो और शायद हो सकता है जी और जीने दो, खाओ और खाने दो। नहीं चलिए आशीष जी, आलोक पांडे जी ने पहले भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की तरफ जो है ईडी सीबीआई का ठीक है जांच का ज्यादा मुंह फैला हुआ है, लेकिन जब आप आइएगा सत्ता में तो आप भी सफाई कर दीजिएगा, इससे जनता को राहत मिलेगी। जितने भी भ्रष्टाचारी करप्शन जो वाले लोग हैं वो सलाखों के अंदर हो जाएंगे, आम जनता राहत की सांस लेगी। खैर बहरहाल जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और कानून व्यवस्था को दीदी को और देखना चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है डंके की चोट पर कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपने मुताबिक कार्रवाई कर रही हैं।